नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश और चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा लें। स्वागत है आपका विक्रम सिंह जी। धन्यवाद संजय जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे पुनः सेवा का अवसर दिया। सर, ऑपरेशन महादेव हो गया, डन एंड डस्टेड, और वो तीनों जो दुष्ट आत्माएं थीं, अब उनको आत्मा कहना तो उचित नहीं होगा, मगर तीनों दुष्ट राक्षस थे, वो चले गए जहाँ उनको जाना चाहिए था। वो मनी मन बेहतर हूर बोल रहे या बेहतर जल्लाद बोल रहे, जो भी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब आप तो, इसकी टाइमिंग बड़ी सस्पेक्ट है। जब डिबेट शुरू हुई उसके बाद आपने मारा, या उस समय जब आपको पता चला कि डिबेट होने वाली है तब आपने मारा? आपको पहले से पता क्या था? संजय जी, ये तो रामचरित मानस हाँ नीलाभ जीवन मरण यश अपजश विधि हाथ। जीवन मृत्यु का मालिक तो परमात्मा है। हम लोग या आप या सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़े ही हैं जिसकी मौत जहां जिसको लिखा के ले गई। अब जहां उनका 72 हूरों से मिलन नियत था उस दिन हो गई। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में एक बड़ी दिव्य बात है, और वो दिव्य बात यह है कि उनको हर चीज में सुख, खासकर अगर किसी जिहादी के ऊपर अगर आपने गलती से देख लिया तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आपने अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आपने अगर किसी जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले खिलाफ बोल दिया तो हमारे बड़े से बड़ा वकील खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ और सुनिश्चित करेगा कि आप जो हैं अकलियत के खिलाफ हैं और नॉन सेकुलर है। आपका जो बिल्कुल जहनियत है वो बिल्कुल फिरका परस्तों वाली है। आपने अभी देखा कि एक जो मौलाना है उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और अखंड प्रताप सिंह नाम के लड़के को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया अपने स्कूल में, और एक सादे कागज पे 100 रुपए के दस्तखत बनवा लिया एफिडेविट पे। अब जब मुकदमा लिख गया, मौलाना जेल चले गए, तो दो पार्टीज हैं हमारी, एक आप समझ ही सकते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी, और दूसरी एक भीम आर्मी है। उनका नहीं, ये बेगुनाह है। इनके पास कौन सा आला है, ये सीबीआई के मतलब ये पैदा करने वाले हैं, ये आईबी के पैदा करने वाले हैं। इनको अभी से मालूम पड़ गया कि ये बेगुनाह है, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जो राष्ट्रीय पार्टी, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारा लीगल सेल, हमारे वकील इनके बचाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये बेकरारी कि आपने उनकी तरफ देखा कैसे। और रही टाइमिंग की बात, आप में अगर दम था तो आप तो सवाल जवाब कुछ और कर रहे थे, ऐन मौके पे आपने गोल पोस्ट ही बदल दिया। ऐन मौके पे आपने देखा पार्लियामेंट में इन्होंने गोल पोस्ट ही बदल दिया। बात करना चाहते थे कुछ, बात कर रहे हैं कुछ। किस्योनी बिलैया खंभा नोचे। अब इनके पास और क्या विकल्प थे जो कि कह दें। आपने भी अपने सेवा काल में देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि जब तक इनकी तिरही के पहले जो आतताई हैं, हत्यारे हैं, इनका निस्तारण हो जाएगा, दोनों तिरही एक साथ होंगी। और कभी कभी दशकों में आपकी वाणी में सरस्वती बैठती है, और तिरही दोनों की, आतताई की भी मृतक की, एक साथ हो जाती है। और ये आपने भी बहुत देखा है, मैंने देखा। ईश्वर के न्याय में हमें विश्वास है, लेकिन जिनको ईश्वर के न्याय में विश्वास नहीं है, जिनको हमारे फौज के ऊपर हमेशा संदेह करना है, जिनको पुलिस बल के ऊपर संदेह करना है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में आज हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी और पैरा कमांडोस, इनको कितनी बधाई दी पूरी पार्लियामेंट ने। लेकिन कुछ लोग हैं अंदर से बिल्कुल विचलित, बिल्कुल अंदर से उद्वलित, अंदर से बिल्कुल विक्षिप्त, और विक्षिप्तता में आदमी कुछ इस तरीके की बातें कर देता है जिसको हम आप कहते हैं अनर्गल प्रलाप। तो जब आदमी अवसादग्रस्त हो जाता है तो उससे आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में दम हो तो आप इसे बेहतर करके दिखा देते। जब 26/11 हुआ था तो आपने क्या कर दिया था। जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उनके, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया था। वास्तविकता यह है कि इनका निस्तारण हो गया बड़े कायदे से, और अभी क्या है, न ऑपरेशन महादेव समाप्त हुआ है, न ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है। और जहां जहां घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, जहां जहां आपके ये कन्वर्शन एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, जहां जहां कन्वर्शन फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही हैं, आप देखेंगे कि एक जगह इनकी जो है भोंपू की तरह ये चूरन बेचने वाले इनकी दुकानें चल जाती हैं।
अब ये दुकानें चूरन की हैं या मोहब्बत की हैं, इसका निर्णय तो जनता करेगी कि किस तरीके से आपके अंदर ये साहस नहीं है कि आप इनकी भर्त्सना कर सकें। इनके अंदर वो साहस नहीं। अगर हम इसकी बात पे आ जाएं कि जो कन्वर्शन फैक्ट्रीज है, अभी तो आपने छांगुर को देखा, छांगुर के यहाँ 14 लोग पकड़े गए। अब आपने आगरा में देखा, दीपक कुमार पुलिस आयुक्त ने, संजय जी, ये कहा कि 14 गिरफ्तार हुए हैं और 7 लड़कियां बरामद हुई हैं। और जो 7 लड़कियां बरामद हुई हैं, उसमें यह भी प्रकाश में आया कि एक इंस्पेक्टर है, अब्दुल रहमान सिद्दीकी। 2019 में जब एक लड़की गायब हुई थी, तो उसके परिवार ने शिकायत की, जब ये सिविल लाइंस मेरठ में इंस्पेक्टर था। इसने मुकदमा नहीं लिखा, भगा दिया, बल्कि यह भी धमकाया कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जितना जो पाप अनाचार ये सब हुआ था, उसके बाद अगर आप देखें कि अब्दुल रहमान अरेस्ट हुआ। अब्दुल रहमान का जो पहले नाम था, ऑपरेशन उम्मत चला रहे थे। ऑपरेशन उम्मत। ऑपरेशन उम्मत का तात्पर्य क्या हुआ? ऑपरेशन उम्मत का यही हुआ कि हम ये दावा करते हैं। यहां पे जो पाकिस्तान के जो 2 एजेंट थे, जो जो करते थे, पाकिस्तान के 2, एक तनवीर और एक उवैस, 2 पाकिस्तान के एजेंट भी इसमें पकड़े गए। इनके जो गुरुजी थे कलीम सिद्दीकी, इनको यूपी एटीएस ने पहले पकड़ा था, वो अभी आजीवन कारावास भोग रहे हैं। अब ये भी अब्दुल अभी रहमान बेल भी, पे है सर, बेल पे है वो। हाँ अच्छा, बेल हो गए उनकी। हम्म। तो ये तो चीज आपने अच्छी बताई। तो इनको तो बेल अपोज होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे शातिर दिमाग जिनको आजीवन कारावास है, उनको बेल कैसे हो गई? लेकिन इसमें अब कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। शायद 57 की पैदाइश है इनकी, 1957 की इनकी पैदाइश है, तो ओल्ड एज का ले लिया हो। अब ओल्ड एज तो दिखाने को ओल्ड एज है। ओल्ड एज तो ये भी कह रहा है आपका छांगुर, लेकिन घर में बरामदगी क्या हो रही है? एक सभ्य समाज में बता नहीं सकता हूं कि क्या क्या बरामदगी छांगुर के यहाँ हुई है। अब इनकी अगर बेल हुई है, तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये आजीवन कारावास के दोनों हकदार हैं। और कलीम सिद्दीकी को तो मिल ही गया आजीवन कारावास, लेकिन अगर बेल पे आ गए हैं, ये चीज विचारणीय है। और मैं जरूर देखूंगा कि इनकी बेल किन कारणों से हुई, ऐसे शातिर दिमाग की। ये हमारे ही राष्ट्र में से, संजय जी, मैं एक बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं, किसी भी 57 मुस्लिम राष्ट्रों में अगर यही हरकत किसी विधर्मी ने, गैर मुस्लिम ने वहां किया होता, तो आप बताएं उसका अंजाम क्या होता? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, अगर किसी क्रिश्चियन ने मुसलमान को क्रिश्चियन बनाया होता, या हिंदू ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया होता, तो संजय जी उसकी क्या गति होती? उसका का अलंकरण होता? उसकी अगर जेल भेजते तो क्या उसकी जमानत होती? वहां तो ईश निंदा के ऊपर तो सीधे है, एक सीधी है सजाए मौत। तो कम से कम इस प्रकरण में जो जबरन धर्मांतरण है, आजीवन कारावास के साथ साथ, संजय जी, मैं तो ये उपयुक्त समझता हूं कि यहां पर भी इसको हम लोग, क्योंकि ये चीज लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। तो कम से कम इन लोगों की जो भाषा समझ में आती है, जो जिहादी माइंडसेट के हैं, अगर आप देखें तो इनको जहां अवसर मिलता है, जिहाद। जिहाद किसके खिलाफ? ये जहां भी आपका जो जमीन है, जो कहते हैं कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है, तो वो चाहे सोर जिहाद हो, वो चाहे परिवर्तन जिहाद हो, चाहे जमीन जिहाद हो, किसी भी तरह का कोई जिहाद हो, वहां पर जाकर के ये अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। अगर आप इसका नेटवर्क देखें, कितना पैसा इनके पास आ रहा है, तो ये आप समझते हैं कि क्या इनके ऊपर हमने कुछ ज्यादा उदारता दिखाई है? हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन करने में 8 राज्यों में ये कानून है, और अधिकांश में आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास वो नहीं जो 15 साल या 20 साल वाला है। आजीवन कारावास का तात्पर्य ये है, संजय जी, कि जब तक मृत्यु ना हो जाए। लेकिन मृत्यु जब होगी तब होगी। इनको तो आपने बताया कि इनकी तो जमानत हो गई। तो इतना उदार अगर हमारा दृष्टिकोण ऐसे लोगों के ऊपर है, हालांकि इसके ऊपर आप ये देखें कि 111 बीएनएस भी लगी है, 87 बीएनएस भी लगी है, और ये तमाम लोगों के ऊपर अगर लगी है, मैं ये जानना चाहूंगा इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी के ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं, और उनकी बर्खास्तगी, कोई सस्पेंशन, कोई पनिशमेंट थोड़ी है। बलरामपुर में अगर छांगुर के ऊपर आप आते हैं, आपको दिखाई ये पड़ेगा कि छांगुर के ऊपर जो धाराएं लगी हैं, उसके ऊपर, इन सब के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए था। यूएपीए क्यों नहीं लगा है? और जो वहां आईएएस आईपीएस की बात आ रही है कि अभी किसी एसडीएम ने यह कहा है कि हमने एडीएम साहब को रिपोर्ट दी थी छांगुर की गतिविधियों के बारे में, और जबरन जो वहां का तालाब इन्होंने पाट दिया था, उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरे, हमारी इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसीज को, संजय जी, ये चाहिए कि देखने की जरूरत है
कि जो पबजी और लूडो खेलते खेलते लड़कियों को वर्गला करके उनको धर्मांतरण तक ले जाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर उनको वर्गला करके पहले ब्रेन वॉश करने के बाद उनको आपत्तिजनक वीडियोस बनवाते हैं। आपके पास मैं एक भेजूंगा वीडियो, वो सार्वजनिक रूप से करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की किसी स्कूल में बच्चियां वर्दी में है, स्कूल की यूनिफॉर्म में, और जो बिरादरी खास है वो एक हिंदू लड़की को घेरे हुए और तमाचा ही तमाचा, बाल पकड़ के मारना उसको, कि तू मेरे भाई के साथ जा, उसके साथ संबंध बना, और नहीं करेगी तो हम मार मार के भुरकस निकाल देंगे। और वो लड़की रो रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, खैर पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं और जो इकोसिस्टम है संजय जी, बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से उस चीज को उजागर किया जाए, वायरल किया जाए, कि पश्चिम बंगाल सरकार ये देखे कि क्या हिंदू बच्चियों के लिए वहां पर रहने की कोई मतलब हक है कि नहीं है, या हिंदू बच्चों किसी तरीके से मारी जाएंगी, कूटी जाएंगी। बांग्लादेश में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा है। क्या अब हमारे देश के भी यही दुर्दिन है कि हिंदू बच्चियों को मार मार करके अपने भाई के साथ संबंध बनवाएंगे? और प्रशासन मूक दर्शक, स्कूल का तंत्र और एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बना रहेगा। लेकिन ये चीजें देखने वाली है, तीन चार चीजें, कि आपने देखा होगा सबसे खतरनाक चीज ये है, आपको मैंने बताया कि दो पार्टीज हैं जिन्होंने वो कुशीनगर वाले मौलाना को एक इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। तो क्या हमारे यहाँ की कोई सिस्टम है कि जो इस तरीके के मौलानाओं को और उनके खिलाफ क्या हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? और अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी मजबूरी क्या? कुछ तो हमारे राजनेता हैं, कुछ तो हमारे राजनेता हैं। मोहम्मद शबीर अहमद, इनका नाम है शब्बीर अहमद, और शब्बीर अहमद जो है अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा, इटावा नहीं इटवा, इटवा के ये प्रमोटर हैं। और 100 रुपए के ब्लैंक कागज पे अखंड प्रताप सिंह से इन्होंने शपथ पत्र उनका भरवा लिया। पहले तो सादे पे साइन कराया, फिर शपथ में कि हम स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। जब पकड़े गए तो फिर आपके सामने वो पूरा केस है, किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी ने और भीम आर्मी ने कहा कि इसको गलत फंसाया गया है। इनके पास ऐसा कौन सा आला है कि जो ये समझ गए कि ये सही है या गलत है? ये तो इन्वेस्टिगेशन, अगर ये कहते कि निष्पक्ष पारदर्शी त्वरित विवेचना हो, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत केस है, ये बेगुनाह है। पहले ही अभी के नाम राशि के हमारे यहाँ एक डीजी साहब थे, जी। और बहुत ही उत्कृष्ट, बड़े अच्छे मिजाज के, लेकिन बड़े कड़क अफसर थे। हम्म, और जब इस तरीके की कोई हरकत होती थी, जैसे कोई उप निरीक्षक या कोई डिप्टी एसपी या कोई अधिकारी किसी नेता की, राजनीतिक व्यक्ति की ज्यादा चापलूसी करता था या ऐसा कर देता था, तो वो यही कहते थे कि तुम्हारा हाल वही है कि नेता अगर तुम्हें 10 जूते मारे तो तुम विरोध नहीं करोगे, तुम ये कहोगे हुजूर आपके जूते का सोल तो नहीं घिस गया है, मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर आपके जूते का सोल घिस जाए। उनकी दयनीय हालत ऐसी ही है हमारे नेताओं की, कि ये अगर 50 जूते भी मारे तो हमारा नेता कहेगा कि हुजूर के जूते का सोल तो नहीं घिस गया। ये मजबूरी क्यों है, किस तरीके से? अभी उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और आप कह रहे हैं कि बेगुनाह है, और उसके बचाव में वकील आप खड़े कर रहे हैं। एक अब आप सूचना दे यहां दूं सर इसी में, जी, छंगुर बाबा के विरुद्ध ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ, ईडी का तो आएगा ही। आप ये देखें, 1 करोड़ पे ईडी का केस बन जाता है। ये तो 106 तो वैसे ही आ गए थे, 500 करोड़ का गुस्सा है तो ईडी का तो लंबा नुस्खा है। लेकिन ये बताएं कि कुछ तो हम लोग, हमारा शत्रु देश है लेकिन चीन, उससे हम सीख सकते हैं। चीन विरोधी कहीं गतिविधियां होती हैं, आपके भी मित्र होंगे, मेरे भी मित्र हैं, ये कहते हैं कि आप सब काम कीजिए, व्यापार कीजिए, खूब पैसा कमाइए। अगर आपने चीन के खिलाफ कुछ किया, ये मान के चलिए कि आप लाचिरागी में चले जाएंगे। इतना तो हम सीख ही ले कि जो देशद्रोही हैं, आप टीवी बड़े बारीकी से देखते हैं, आपने टीवी पे ये भी देखा होगा कि कितने ही मौलाना आते हैं, लेकिन जब बात आती है कि तुम छांगुर का, मोहम्मद शब्बीर का, इंस्पेक्टर की तुम एक बार एक शब्द कोई आलोचना कर दो, क्या कहते हैं वो लोग? याद है आपको क्या कहते हैं? चैनल पे चैनल, और आपको मालूम ही होगा, वो ये कहते हैं, अब्दुल रहमान सिद्दीकी हुए, हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि कोई धर्मांतर करे, हमारे मजहब में ये बिल्कुल नहीं है, हमारा मजहब अमन का है।
भाई आपका मजहब क्या है? ये हमने तो मजहब पे तो सफेद प्रकाश झूठ है। डाल, हमने कब कहा आप अपने मजहब के बारे में? आप ये बताइए कि आपके मजहब के जो ये नुमाइंदे चलती फिरते आपके मजहब की दुकान है, अगर ये आपके मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये मान के चलिए 1 या 2 को छोड़ करके तमाम जितने हैं 99% वो यही करते हैं कि हमारे मजहब में ये नहीं है। और ये पहले, अभी हम कैसे कह सकते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए, कोर्ट से सजा होने दीजिए, और कोर्ट से सजा होने, कितने हमारे बेगुनाह नौजवान 20-20 साल जेल जाते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं, उसका मुआवजा कौन देगा? दुनिया में कोई मुआवजा का प्राविधान है कि हिंदुस्तान में ही तुम्हारे बेगुनाह नौजवानों को मुआवजा दिया जाएगा? रिश्वत दे करके तुम गवाहों को हॉस्टाइल कराते हो, रिश्वत दे करके अदम पैरवी में मुकदमे छुड़वाते हो। और हमारे यहाँ तो जुडिशल सिस्टम को तुम्हें सलाम करना चाहिए कि कम से कम 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह सजा ना पाए, हम लोग उसमें हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए, होना बिल्कुल उल्टा चाहिए इसका, कि जरा से सस्पिशन के ऊपर हो तो कम से कम सस्पिशियस लिस्ट बननी चाहिए, हिस्ट्री शीट बननी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप देखें, गुड़गांव में हमारे नाना प्रकार के जीव जंतु पत्रकार पहुंच जाते हैं, और बच्चियों के देखते कि बच्ची बेचारी मासूम रो रही है, अब हम कहाँ जाएं, हमारा परिवार कहाँ जाए, मेरे पापा कहाँ जाए? सवाल ये उठता है कि जिन्होंने लाके बसाया सर, है एक उनकी दो कुछ चीजें ऐड कर दूं ये छांगुर वाले मामले में। और जी। ये जो आपने जो कहा कि ये पत्रकार जो है वो टीवी पे कैसे रोते हैं, हम्म, इनका जो निसाब है ना, जो करिकुलम चलता है इनके मदरसों में, हम्म, उसमें ये पढ़ाते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको, जिहाद जो पढ़ाते हैं। जी, जिहाद की परिभाषा लिखी है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने। दीन हक आप समझ रहे हैं, जी हाँ, इस्लाम। जी हाँ। हम्म, तो ये इस्लाम की दावत देने की बात कर रहे हैं कि साहब कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वालों से जंग करने को कहते हैं। हम्म, ये हिदाया में है, ये फतावा आलमगीरी में है। फतावा जी, आलमगीरी का तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी करवा रखा है, और ये इसकी किताब सियर है, उसका वॉल्यूम 3 है मेरे इसके पोर्टल पे पड़ा हुआ है, फ्री डाउनलोड, सभी लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक आप और अल्लामा औरंगजेब आलमगीर ने इराक से जो दीन के जानकार थे उनसे तर्जुमा कराया सबका, और फतवा आलमगीरी किया, और एक आपने उसका तर्जुमा हिंदी में करा करके आपने सबके लिए सुलभ कर दिया। ये आपने बड़ी सेवा की है समाज की और सुधी पाठकों के लिए, और जो धर्म के जानकार ही रखना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सेवा हो गई है आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब हम इधर आते हैं हिंदुस्तान में, क्या जो मौलवी लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, आपने गौर किया होगा तो किसी सर के मुंह एक से चीज और एक। ऐड कर दूं, वो टीवी बिल्कुल। की बात आपने की, तो आपने हम्म, भी लेटेस्ट देखा होगा कि टीवी पे जो लोग हैं वो हम्म, बड़ी पार्टी वाले जो नेताजी हैं उनकी श्रीमती जी के लिए क्या कह रहे हैं कि वो मस्जिद में चली गई थी साड़ी पहन के। तो हम्म। हाँ, उसमें तो बड़ी फजीयत हुई। एक तो उनकी जितनी अशोभनीय बातें की और जितनी असंयत बातें की, तो पूरा राष्ट्र जो है इससे बहुत ज्यादा क्रोधित है। और जिन मौलाना ने कहा कि हमें जान माल से मारने की धमकी आ रही, तो आप क्या समझते थे कि आरती का थाल लेके आपकी आरती उतारी जाएगी? आपने जिस फूहड़, एक गली छाप के गटर छाप गुंडे की तरह आपने बात की, बल्कि एक मवाली भी सोच समझ के इस तरीके से बात करेगा? किसी के घर की बहू बेटी के बारे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं शोभनी, और अपनी दुकानें चमका रहे हैं आप। वो तो माला माल हो ही जाएगा, वो मौलाना तो माला माल हो ही जाएगा। और इस तरीके की बातें आई, लेकिन जो जिस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो भी बड़ी ही दिलचस्प है। पूरा देश इससे क्रोधित है, लेकिन जिसको बहुत क्रोधित होना चाहिए उसकी तरफ से कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, बल्कि आ ये रही है कि मणिपुर के बारे में भी यही प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। अब हमारी प्रतिक्रिया कहाँ क्या होगी, इसका निर्णय तो मैं करूंगा ना, आप तो नहीं करेंगे। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी इसका निर्णय मैं करूंगा, ना मौलवी करेगा, ना कोई राजनीतिक दल करेगा। इसलिए इनको समझ लेना चाहिए, किसी महिला के बारे में इतनी छोटी और अशोभनीय बात करना, और वो भी माननीय सांसद के लिए, वो भी सांसद के लिए जो कि बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की हैं, उनके बारे में ऐसी हल्की बातें कर लेना। तो संजय जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे ये मौलाना, जैसे हमने किसी डिबेट पे ये कहा था, फिर आपके लिए कह रहा हूं, वो कुर्तुलन हैदर एक बहुत अच्छी लेखिका रही हैं, तो हम लोग लखनऊ वाले उनको कहते हैं कुर्तुलन, कुर्तुलन आपा। तो हम्म, उन्होंने इनके मौलवियों के बारे में 2 लाइनें कही हैं। ये मौलाना
शरीयत के अलावा कहीं थूकते भी नहीं है। ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते भी नहीं और अंधेरे में मौका मिल जाए तो चूकते भी नहीं है। ये मौलानाओं की खासियत मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर नहीं, ये कुर्तुलैन आपा ने कहा। वैसे तो वो 2 मुट्ठी की दाढ़ी, नमाज का ढाटा, ऊंचा पैजामा वो सब रहेगा, लेकिन अंधेरे में कहीं मौका मिल जाए तो वो चूकते भी नहीं है। ये कुर्तुलैन आपा ने जो कही है, अब मुझे तो मालूम नहीं किस बेसिस पे उन्होंने कहा कुर्तुलैन आपा ने, लेकिन बड़ी मानी हुई लेखिका उर्दू की लिटरेचर की हैं। अगर आप कभी देखें तो उनके लिटरेचर, उनकी किताबें बड़ी दुनिया भर में बड़ी मशहूर हैं। तो उन्होंने ये कहा। एक रिसर्च छपी थी जी। जिसमें ये आया था कि लगभग 100% मुस्लिम महिलाओं का अनुभव यही है। हुँ। और उनका ये जो अनुभव है वो या तो जो मौलाना उनको पढ़ाने आते हैं घर पे या जहाँ भी, वो उनसे है, या फिर उनके जो रिश्तेदार, खास तौर से भाई लोग। जी, जी, तो जी। भाई तो वहाँ पे केवल वही होता है जो आपके एक ही कोख से पैदा हुआ, उसके अलावा तो आप भाई, दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, दूध दूध का का रिश्ता है रिश्ता, तो भाई है। हुँ। उसके अलावा तो फिर वो खुला खेल है। तो वो जो हुँ। खुला खेल फर्रुखाबादी है, उसकी शिकार जो है वो लगभग 100% मुस्लिम महिला है। अब वो तो तभी तो देखिए ऑब्सेशन इनका जो है कि एक मुसाफिर की डायरी, अगर एक सीरियल आता है पाकिस्तान का, कोई एक सर्विसमैन है, वो कोई भी रिलीजियस बातें नहीं करते हैं। कोई रिलीजियस बातें कहीं नहीं करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं कि जो टूरिस्ट इंटरेस्ट की चीजें हैं, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, पुराने डाक बंगले, जो कभी भूत बंगले थे, ये पुराने परेड ग्राउंड्स, इसके बारे में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मकान को जो बनाया है, वहां पे नाना प्रकार के पेड़ लगाए हैं और दीवार भी मैंने ऐसे कवर कर दी कि पेड़ों की जड़ें उन दीवारों को ढक रही हैं। और जब पेड़ों को ढक रही हैं, तो लोगों ने पूछा, भाई आपने ऐसे क्यों कर दिया कि पूरे आपकी दीवारें जो हैं बिल्कुल ढक गई हैं? उनका, हमारे पाकिस्तान में एक नेशनल बीमारी है, उसके इश्तिहार गली गली लगते हैं और गली गली लगते हैं, इसलिए मैंने इसीलिए उसको ढक दिया, वरना यहाँ कहीं पर भी हो मर्दाना कमजोरी का शर्तिया इलाज। तो इसीलिए ये फूहड़ इश्तिहार हमारी दरो दीवार पे न कुछ चिपका जाए, लिख दे तारकोल से जब मैं सो रहा हूं या कहीं बाहर जाऊं। इसलिए मैंने इसको अपने तरीके से, अब इनका जो ऑब्सेशन है, जो फीटिश है, और जिस तरीके का एक आउटलुक होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। उसकी तो खैर कोई बात ही, जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है। चूंकि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, इसलिए हम लोग विषय परिवर्तन करके पबजी और इसके ऊपर आते हैं। मौलाना लोग एक और नसीहत देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि साहब, आपके पेरेंट्स बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं और आप अपने बच्चों को, मतलब उन्होंने, पेरेंट्स ने और बच्चियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो फंस गए इन लफंगों के चक्कर में। पेरेंट्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इनके, तो ये तो वही बात हुई कि सांप घर में आ जाए और आप सांप को मारे नहीं, आप सांप को दूध पिलाएं। सांप की कोई गलती थोड़ी कि अगर आपके घर में आ गया भूखा है, आपको डस लिया, आपका खून पी लिया। दरअसल आपको चाहिए कि सांप को दूध पिलाएं और उसको वापस जाकर के जंगल में छोड़ करके आए। ये तो इनकी जहनियत है, ये तो इनकी प्राथमिकताएं हैं संजय जी। अब इसके आगे कौन किससे क्या कहा जाए। अभी हम ऑपरेशन महादेव की बात कर रहे थे, तो ये ऑपरेशन महादेव वाले आजकल आतंकी कहलाते हैं। आपके समय में हम्म, भी इसी तरह के आतंकी हुआ करते थे जिनको क्यों नहीं? डकैत कहा जाता था? नहीं नहीं, डकैत नहीं, ऐसे आतंकी भी, आईएसआई एजेंट कितने निष्क्रिय किए गए। और अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा का नंबर 2 था, वो भी अकाउंट फॉर किया गया, एक मारा गया। और कितने इंडियन मुजाहिदीन के मारे गए। मतलब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस वाला है। और जब पकड़े जाते थे, ये हमारे बेगुनाह नौजवान, अरे भाई वो इकबाल कर रहा है कि बम कहाँ से ले आया, सीमी के जो अंसार थे वो पकड़े जाते थे। तो ऑपरेशन महादेव जो है वो तब भी चलता था। बस तीसरा नेत्र, मैं जरूर कहूंगा कि तीसरा नेत्र महादेव का जरूर खुल जाए, क्योंकि ये उदार दृष्टिकोण के अधिकारी नहीं है। हम लोग के टाइम में यूएपीए तो नहीं था, लेकिन जो था हमारे पास, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, ये तमाम चीजें हम लोग लगा देते थे। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा देते थे, जिससे ये होता था कि आजीवन अंतिम संस्कार जेल की सलाह के पीछे ही हो। जो बहुत सिरफिरे होते थे, तो वो फिर दुस्साहस करते थे। अगर आप नेट पे जाएं तो आप देखेंगे कि एक नूर मोहम्मद था, वो लखनऊ जेल से पेशी के लिए जा रहा था, पाकिस्तान से रेगुलर टच में रहता था जेल में, पता नहीं उसको कैसे सुविधा मिल जाती थी, रास्ते में कोई सपोर्ट सिस्टम था। अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर, एसटीएफ,
बाद में एटीएस में आ गया डिप्टी एसपी होकर के, उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया नूर मोहम्मद ने। दोनों तरफ से गोली चली, नूर मोहम्मद अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी शिकायत हुई क्योंकि दिन दहाड़े हुआ था। लोगों ने कहा साहब इसको कोल्ड ब्लड में मार दिया गया। कोल्ड ब्लड नहीं मारना चाहिए था, दरअसल उसको हमें मौका देना चाहिए कि अविनाश मिश्रा की तुम हत्या कर दो, जो पुलिस वाले अन्य हैं उनकी भी हत्या कर दो, फिर तो मालूम पड़ेगा कि आप जो है सेक्युलर हैं, कि आपने उसके लिए खून नहीं बहाया। ये जो वन साइडेड लॉफ साइडेड सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है, ये संजय जी हम लोगों के लिए, किसी के लिए मैं समझ नहीं पाता हूं कि इनकी क्या परिभाषा है। आप एक धर्म की आलोचना करते हैं सनातन की तो आप बड़े सेक्युलर हैं, और अगर आप माइनॉरिटी के क्रिमिनल के ऊपर भी कार्रवाई करें तो आप फिरका परस्त हैं और कम्युनल हैं। तो संजय जी ये चीज जो है, इसको इसको कोर्स करेक्शन होना चाहिए, रीसेट बटन दबना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें कंपैटिबल नहीं है। अगर देश का दुश्मन कोई भी हो, आपने ये देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ज्योति मल्होत्रा ले लें या और तमाम लोग ने, कई हिंदू पकड़े गए, सिख पकड़े गए, क्रिश्चियन भी पकड़े गए, उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको डिफेंस में कि आखिर हिंदू भी तो पकड़े जा रहे हैं। भाई हम तो ये कहते हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी देशद्रोह में हो, क्रिमिनल में हो, कम से कम एक लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए संजय जी, कि मैं समझता हूं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम होना चाहिए। देशद्रोह की गतिविधियों में अगर कोई जाए या इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में जाए, पाकिस्तान से या शत्रु राष्ट्र से कोई संबंध है, तो आजीवन कारावास से कम नहीं होना चाहिए। आ- आप यही देख लें कि चीन और इजराइल में हम इतना तो सीख सकते ही है कि देशद्रोह की वहां क्या सजा है। अगर अपने को हमें हिफाजत से रखना है, महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है, तो ऐसे तत्वों के प्रति संजय जी हमें बहुत जागरूक और ऐतिहासिक कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देश अब कुर्बानी मांग रहा है। ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपको आवाज आ रही मेरी? जी खूब अच्छी आवाज आ रही है। जी, तो ये पूछना चाहूंगा कि देखिए कि पहले एक टाडा हुआ करता था, उसके बाद फिर वो टाडा पोटा, फिर टाटा के बाद पोटा फिर जी। टाडा के बाद फिर पोटा आया, फिर पोटा को भी निरस्त करके आज इसकी चर्चा भी हुई सदन में। अमित शाह जी ने कहा कि आपने आते ही पोटा जो है वो हटा दिया। उसके बाद फिर आपको ध्यान होगा कि 26/11 के बाद में इनको पोटा तो नहीं ला सकते थे, इनके पॉलिटिकल कंपल्शन थे, उसको हटाया था इन्होंने। फिर इन्होंने यूएपीए में ही संशोधन किए। तो ये जो यूएपीए में संशोधन किए, वो पर्याप्त हैं क्या? क्या वो ना, पोटा की तरह ही इफेक्टिव हैं? ना, उतने इफेक्टिव नहीं है। यूएपीए भी जो है प्रूव टू बी अ वेरी माइल्ड स्टैट्यूट। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो अमेरिका का पेट्रियट एक्ट है, उसी की तर्ज पर हमें भी कुछ लाना चाहिए। और जो अमेरिका का पेट्रियट एक्ट है, उसके प्रोविजंस, उसमें इंट्रोगेशन, डिटेंशन, वो तमाम है। हमारे यहाँ तो जैसे वकील है, एक हमारे कॉलिन गोंसाल्विस साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानते किस तरीके की कल्पना शक्ति की उड़ान कही कि साहब हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जाके कुछ रोहिंग्याओं को पकड़ा और जाकर के बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन जाकर के डुबो दिया उनको, और उनको बस लाइफ जैकेट दे दिया था और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, क्या आप थे, आप देख रहे थे वहां पे? नहीं मैं देख हाँ, नहीं था, मुझे कुछ बताया गया। तो उनका आपके बताए हुए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे तो उनके बचाने वाले हैं। एमनिस्टी इंटरनेशनल को ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच को ले लीजिए, अमेरिका को कोई नहीं कहेगा कि आप ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। चीन को कोई नहीं कहेगा कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, जहां पर जो उनकी सैकड़ों हजारों मस्जिदों को सुलभ शौचालय बना दिया आपने। और मैं वही कहूंगा, इसराइल को तो खैर अब तो खैर डिसेंट शुरू हो गया कि गाजा में वो क्या कर रहा है इसराइल, लेकिन चीन ने वही किया जो राष्ट्र हित में उसके लिए था। वही हम भी समझते हैं कि पेट्रियट एक्ट के अनुरूप डिटेंशन, इंटरोगेशन, कन्फेशन, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपका मकोका भी हम समझते हैं यूएपीए से ज्यादा इफेक्टिव था। यूपी बिल्कुल। गैंगस्टर्स एक्ट भी यूएपीए से ज्यादा इफेक्टिव है। कम से कम सजा आजीवन कारावास वगैरह तो है। मैं समझता हूं कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए। फांसी की सजा के साथ साथ इंट्रोगेशन, और जो सबसे बड़ी चीज होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, और डिटेंशन और रिमांड पीरियड थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन है, फाइनेंशियल ट्रेल्स आ गए हैं, और इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन और
कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका जो रिमांड पीरियड है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पहले मकोका में 6 महीने तक का रिमांड हो जाता था, और 6 महीने तक के रिमांड में बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता था, तो बड़े-बड़े त्राही करने थे। लेकिन हमारे यहाँ एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इस तरीके के जो स्वयंभू मानवाधिकार के एक आईएस के ही हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो बड़े क्रियाशील रहते हैं मानवाधिकार को लेकर के, और बड़ी उनकी आलोचना भी हुई है, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल से पूरी तरीके से संबद्ध भी हैं। और इसके अलावा कॉलिन गंसाल्विस का मैंने नाम लिया ही, और एक क्या, वहां तो जिसको देखिए 25 निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैठ इतनी अच्छी है, और हो भी क्यों ना हो। अभी तो जो हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा जी का मामला आ रहा है, मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा नेक्सस निकल करके आएगा कि आखिर संजय दीक्षित जी अगर जाए, विक्रम सिंह जाए, तो शायद 10 साल लगेंगे मैटर को सामने आने में। उनका मैटर आधी रात को आ जाएगा, क्योंकि जो एक भाषा सब समझते हैं, वो भाषा बोलने के कुछ ही लोग अभ्यस्त हैं। वो इतनी गोपनीय और गुप्त भाषा है कि कुछ लोग वहां समझते हैं और कुछ लोग यहाँ समझते हैं। तो जब एक दूसरे का संवाद हो जाता है, हर चीज क्लियर हो जाती है, तो सारे ताले अकस्मात एक साथ खुल जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पैट्रियट एक्ट का तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। यद्यपि अब एनआईए इत्यादि आ गए हैं, और जो बचाव का कार्यक्रम होता है, जैसे कि आप ध्यान है कि जो बहुत सारे एक साथ जो चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए थे कोर्ट्स में उत्तर प्रदेश जी में। हाँ, उत्तर प्रदेश में हुए थे, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। सीरियल ब्लास्ट जिनको कहते हैं, कोर्ट सीरियल ब्लास्ट। तो कोर्ट उसी सीरियल का तो, ब्लास्ट। हाँ हाँ, तो जी और उसी। उनके जो जी, आरोपी थे, उनका प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ करने का प्रयास किया गया था, आपको याद हो। अभी तो हाई कोर्ट की जज ने कहा था कि आप इनका कोर्ट ही क्यों विड्रॉ कर रहे हैं केस, आप इनको पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट कीजिए। फिर फटकार लगाए कि इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, दोषी है निर्दोष है, इसका निर्णय कोर्ट करेगी। फिर सबको सजा मिली। उसी में से एक जो तारिक कासमी था, लू खा के बाराबंकी में जब मर गया, तो मेरे खिलाफ, ब्रिजलाल के खिलाफ और पूरी एसटीएफ टीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख गया। मैं रिटायर्ड आदमी, जिसका कोई लेना इसमें देना, तो ऋषिकेश में बैठा हूं, वहां पे पत्रकार आए, तो मैं तो भाषण देने गया था विवेकानंद सीधे। मैं समझा भाषण ठीक ठाक गया होगा, तो आए होंगे बधाई देने। उनका सर, उनके बताइए कैसे आना हुआ मान्यवर पत्रकार बंधु। उनका सब आपके खिलाफ तो थाना हजरतगंज में, वो बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा लिख गया। उनका अरे वो कैसे, उनका एक वो चरमपंथी था, वो मर गया। उसने कहा कि विक्रम सिंह जब डीजी थे तो इतना मारा उसको कि उस मार से, हमने कहा 2009 की मार से मरा 2013 में अगस्त में। हाँ, और आपने अंदरूनी थी और चोट, चोट अंदरूनी, अंदरूनी थी, दिल पे नहीं दिमाग पे थी। जी, और मैं ऋषिकेश में बैठा हूँ, 500 किलोमीटर दूर, यहाँ से बटन दबाता हूँ, मर जाता बाराबंकी में, कोतवाली में। भाई बड़ी वाकई सुपर नेचुरल पावर्स मेरे अंदर होंगी, या बराक ओबामा की तरह कि वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है, उसामा बिन लादेन मार दिया जाता है इस्लामाबाद में। तो बताया अजीब, और ये ब्रिजलाल जी पे हंसी क्या भी आरोप आई। था? यही हत्या का, ब्रिजलाल के ऊपर, मेरे ऊपर, एसटीएफ 40 काम की, इन्होंने भी इंट्रोगेट किया था, इन 40 कमांडोज ने भी इंट्रोगेट किया था, और खूब इनकी मरम्मत की गई थी, खूब मरम्मत की गई थी। तो एक लखनऊ में एक और वो एक फर्जी एक संगठन है, रिहाई मंच। तो रिहाई मंच भी एक ऑल्टरनेट, ईगो कभी जाइए नेट पे देखिए उनकी एक्टिविटीज। उसमें हमारे एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो भी गए थे। तो बाद में जब उनकी सेवा वेवा होगी, कायदे से रिहाई मंच की सब इनका, और वहां पे बड़े बड़े मौलाना, वो देखिए साहब, ये देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट है। तो मौलाना जिनको अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं मालूम, वो ये कह रहे थे, ये साहब देखिए यहाँ पे सर में हड्डी की चोट है, जहाँ पे सर टूटा हुआ है, और यहाँ पे देखिए घुटने टच दोनों टूट चुके हैं। वो बिल्कुल लगता था जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है मौलाना, ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रहे थे एक्सरे का, और अपने अपने हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। लेकिन उन्होंने एक तरीके से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, और तत्कालीन सरकार ने तो ये एजुकेशन चला करीब 30-35 दिन, लेकिन सब खत्म वतम हो गया फिर। तो ये तमाम बातें संजय जी, और आपने अच्छा किया इसको टेकअप किया कि सीरियल ब्लास्ट को लेकर के भी एक सपोर्ट सिस्टम था, जो कि एक एटमॉस्फेयर बना रहा था। एक फर्जी एफआईआर हो गई, सीबीआई को जांच गई, तो सीबीआई ने बताया कि सब फर्जी है। इसी तरह से ये पूरा जो कन्वर्शन रैकेट चल रहा है, इसका अपना अलग सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, और एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका, और उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है।
और जब भी सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेके भी पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो आंदोलित है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कितने पकड़े जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से लोग गति में आए। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से लोगों को वेस्ट बंगाल छोड़ा जा रहा है, असम में छोड़ा जा रहा है, वहां से उनको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। लोगों को बड़ी आपत्ति है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि साहब ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है कि बड़ा मानवाधिकार का हनन हो रहा है। कॉलिन गंसालोस कहने कि उनको ले जाकर के बे ऑफ बंगाल में या अंडमान निकोबार के पास डुबो दिया गया, लाइफ बेल्ट लगा करके फेंक दिया गया समुद्र में। ये भी इस तरीके की बातें, जहां पर ऐसे दो चार लोग हों तो आप अपनी खुशकिस्मती को दाद दीजिए कि फिर आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं, ऐसे अगर मित्र मिल जाए आपको। अभी मैंने आपको एक क्लिप और भेजी है, जो गुड़गांव जाकर के जो बच्चों को वहां रुदन हो रहा है कि हटाए जाए। हमारी क्या गलती थी? जो आपने ला ला करके बसाए हैं, इनको अपनी अमानत कह करके ये कहा कि ये हमारी अमानत है। ये आपकी अमानत कैसे? क्योंकि आप चाहते थे कि एक कैप्टिव आपके पास वोट बैंक हो जाए। वो वोट बैंक आपको और आपके बच्चों को जिताने के लिए पर्याप्त रहेगा। ये नहीं मालूम था कि आपने सांप की बिल ला करके यहाँ पैदा कर दिए, और ये सांप के बिल आप लाए थे एक सांप और वो 1000 सांप में हो गए। और अब वो लैंड जिहाद कर रहे हैं, वो लव जिहाद कर रहे हैं, वो करेंसी जिहाद कर रहे हैं, वो कन्वर्शन जिहाद कर रहे हैं। जिस तरीके से कन्वर्शन हो रहा है, आप अगर इस पे गौर से देखें, 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और इसी रिश्वत की अमाउंट से इन्होंने बलरामपुर, कुशीनगर और आगरा में बहुत कुछ इन्होंने विन ओवर करने की कोशिश की। जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये वहां पर बताते हैं कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्टेनो की पत्नी को बिजनेस पार्टनर छांगुर ने बना लिया, जमीनें खरीदी। तो ये तमाम अत्याचार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं संजय जी कि लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, और एक श्वेत पत्र इसमें तो होना चाहिए, एक हेल्पलाइन, और इसमें होना चाहिए अनाउंसमेंट ऑफ रिवॉर्ड। जो इस तरीके के सेटलमेंट कार्रवाई को बताए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमारी हेल्पलाइन है। और बल्कि मैं ये भी चाहूंगा कि जहां जहां पुलिस यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें निशुल्क पीएचडी करवाए, कि इन पे जो धर्मांतरण रैकेट चल रहा है इसके ऊपर स्कॉलरशिप दी जाएगी और बच्चे हमारे पीएचडी करें कि आखिर सिस्टम को कैसे इन्होंने भेदा और भेद करके ये कैसे इतने दिन इन्होंने सरवाइव किया। सर ये जो इलीगल इमिग्रेशन रैकेट चल रहा है वो तो इससे भी अधिक विशाल है। क्यों नहीं? इलीगल इमिग्रेशन, आप देखिए दोनों चीजें, धर्मांतरण भी जो है वो उसके इकोनॉमिक बेस है, इलीगल इमिग्रेशन भी। आपके जब एक आदमी एंटर होता है तो उसका जो बेस कैंप होता है पश्चिम बंगाल में, वहां से इकोनॉमिक शुरू होती है। उनको पढ़ाना लिखाना, कपड़े देना, ट्यूटर करना, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। ये आखिर कारण क्या है कि जितने रोहिंग्यास हैं वो कहाँ जाके बसते हैं? जम्मू कश्मीर में, गोवा में, कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के जाकर के, राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जाके बसते हैं। और कोई जगह इनको नहीं मिली। आप देखें, अगर ये कहीं इनको जो बसाया जा रहा है बांग्लादेश के बारे तो ये कहते हैं कि साहब ऐसी कोई जगह अब ढूंढना मुश्किल है हिंदुस्तान में जहां नाजायज बांग्लादेशी नहीं मिलेंगे। और कहते यही है कि हम साहब पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स हैं, हम पश्चिम बंगाल के हिंदूज हैं। अब हो तो भाई कागज दिखा दो। तो पहले तो आप कहते थे हम कागज ही नहीं दिखाएंगे, ये ठसकते हम कागज ही नहीं दिखाएंगे। अब जब मालूम पड़ा कागज तो दिखाना पड़ेगा। और एक काम और होना चाहिए कि हमारी जो कंपनीज हैं, विशेषकर 4 कंपनीज ये हैं, एक अमेजॉन, एक फ्लिपकार्ट, एक आपकी इट्सी है कि शायद एक इट्सी कंपनी है, और एक आपकी ये है अर्बन क्लैप। यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी हर कंपनी से सर्टिफिकेट लें, हमारे यहाँ कोई भी नाजायज बांग्लादेशी नहीं है। और जो भी हमने एम्प्लॉय किए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमने हायर किया है। आप देखेंगे कि इसमें 50% तो वैसे ही नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। ये तमाम जो आपकी इस तरीके की हैं, ये सारी कंपनीज ऐसे ही नाजायज बांग्लादेशियों को ही हायर कर रही हैं। और उनको जब आप एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, जैसे नोएडा में है आप दिल्ली में हैं, आप जयपुर में हैं, सारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक बार ये कमर कस लें, जैसा कि एक जगह हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद भुवनेश्वर में, कि हम किसी भी बांग्लादेशी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, हम सबके वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। इतना ही कर लें हम लोग, लेकिन इसके बारे में कुछ चेकलिस्ट बननी चाहिए। इनका डॉक्यूमेंटेशन, इनके कागज का सर्वे, और ये जो एक एक तरीके से कवर फायर जो देने वाले हैं उनकी भी लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, उनकी भी माली हालात देखनी चाहिए। कल तक जिनके पास टू व्हीलर नहीं था, आज अगर हाई एंड व्हीकल्स एक नहीं 3-4 अगर हो गई हैं,
और 3-4 शहरों में मकान हो गए तो कहाँ से आ गया? ऐसी तो प्रतिभा का प्राकट्य हुआ नहीं कि एकदम से आपके पास धन की वर्षा होने लगी, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। इसको भी देखें कि अगर छांगुर ऐसे भिखमंगे के पास 500 करोड़ आ सकता है, तो ऐसे तथाकथित पत्रकारों के पास भी अगर अकस्मात धन आ रहा है, तो ये जाँच का विषय है। आपके टाइम में हिस्ट्री शीट में कॉलम नंबर 8 हुआ करता था, ज़रियाए माश, ज़रियाए आमदनी। ज़रियाए आमदनी ये पूछने का काम है, भाई एकदम से ये धन की वर्षा कैसे हो रही है? तो ये चीज़ उनको बताना पड़ेगा। एक और भाई इसमें एक विषय जो है वो कानून से संबंधित है कि हमने देखा कि अभी फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल लाया गया था, वो एक्ट में परिवर्तित हो गया और उसके माध्यम से बहुत सारे जो एक्ट्स थे, फॉरेनर्स एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट था, इन सब में अमेंडमेंट किए गए और इसमें एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि सिटीजनशिप प्रूव करने का ओनस जो अभी तक सरकार के ऊपर था, उसको शिफ्ट किया गया और उसको व्यक्ति के ऊपर किया गया। तो आपको ये लगता है कि जो ये अभी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है, जुडिशरी ने भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया, ये मुझे थोड़ा-सा आश्चर्यजनक भी लगा। तो ये जो है ये इसमें अब सफलता की गुंजाइश बढ़ गई है, देखिए, दिस ये चेंज गेम ऑफ लॉ। चेंजर होगा। संजय जी, हुँ, ये गेम चेंजर होगा। ये ओनस ऑफ प्रूफ, जैसे आपके जो एक्ट्स बड़े कामयाब हैं, वो क्यों कामयाब हैं? ओनस ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द अक्यूज़्ड, वरना स्टेट के ऊपर है कि आप प्रूव करें कि अगला दोषी है। अब कई एक्ट्स में ये है कि ओनस बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज़्ड के ऊपर है कि वो सिद्ध करे कि वो निर्दोष है और उसी में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। ऐसी इन्हीं एक्ट्स में आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है। इसी तरह सिटीजनशिप में अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके व्यक्ति के ऊपर आ गया कि तुम सिद्ध करो कि तुम भारतीय नागरिक हो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जुडिशरी भी मैं समझता हूं कि कम से कम कभी-कभार अच्छे डिसीजन भी निर्णय दे देती है और ये एक अच्छा है कि उन्होंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब गाड़ी पटरी पर आएगी, राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होगी और सिटीजनशिप को लेकर के जो अनर्गल जो प्रश्न किए जाते थे, स्वयंभू उनके जो रक्षक आ गए थे कि अक़लियतों के अलमबरदार और जो अल्पसंख्यकों के रक्षक जो अवतार पैदा हो गए थे, वो ये देखें राष्ट्रहित में क्या है, अक़लियतों और अल्पसंख्यकों के नाम पे पाकिस्तानी एजेंटों को और साँप को दूध ना पिलाएँ, क्योंकि पिलाएँगे तो उसके दुष्परिणाम तो आपके ऊपर भी आएँगे और उनके पाप के छींटे आपके ऊपर भी गिरेंगे और आपकी भी जाँच होगी। आपके एसेट्स की भी जाँच होगी। क्योंकि ये स्वार्थ सिद्धि है कि हम अपना निर्वाचन आई मे विन और लूज़, माय कंट्री शुड नॉट लूज़ ये कहते थे नेताजी। ये कहते हैं द कंट्री कैन गो टू आई शुड ऑलवेज़ मैं हमेशा जीतता रहूँ। मैं कभी हारूँ ना। तो उसके लिए ज़रूरत है कि इस तरीके की अपनी-अपनी अमानतों के पॉकेट्स बना लें। बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के और उनको दूध पिलाते रहें। उनको अमानतुल्लाह को आपने देखा दिल्ली के और एक अमानतुल्लाह को मैंने आपको वहाँ का बताया था, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ कि आपके बरेली ज़िले से लेकर के पूरा काठगोदाम तक दोनों तरफ बांग्लादेशियों को बसा दिया। उत्तराखंड देवभूमि का तो सत्यानाश किया ही, अपने पॉलिटिकल करियर का भी सत्यानाश कर लिया। लेकिन आने वाली सदियों में और जनरेशंस देवभूमि वाले आपको क्षमा नहीं करेंगे, जो आपने देवभूमि के साथ अन्याय किया। तो इस संदर्भ में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कैसे देखते हैं आप? जिसको लेके एक बड़ा रोष है एक वर्ग विशेष में। देखिए, जिस दिन आप रोष और हर्ष के ऊपर आप ध्यान देने लगेंगे, तो फिर आपके लिए काम करना बहुत संभव नहीं होगा। आप रामायण में कई हर्ष विषाद न कछ उर आवा, हमारा कोई व्यक्तिगत या आपका कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। ये तो राष्ट्र समाज हित में जो औचित्यपूर्ण है हमको वो करना चाहिए और मैं इसका पूरा पुरजोर तरीके से इसका सही समर्थन करता हूँ। ये होना ही चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए। जी, तो यहीं पर आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।